नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड फास्ट रिवीजन है कंप्लीट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को। तो जो हमारा टारगेट जीआरएफ है उसे हम पूरा करके रहेंगे, ठीक है। और यह जो सिलेबस मैं ले रही हूँ वह अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है और इसमें अब तक हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख चुके हैं। अब जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उसे हम कवर करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होते जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड पर जो एग्ज़ाम में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और अंक होते हैं 10 मार्क्स, वो 100% आपके इन सारे वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। सो अब हमारा जो टारगेट है उसे जीआरएफ पाने का उसे पूरा कर लेंगे। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और उसी के साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। उसी के साथ मैं फास्ट रिवीजन ले रही हूँ कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड का। जो अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर या टेलीग्राम पर फॉलो कर ले सकते हो। वहाँ पर जो भी पीडीएफ मैं डाल दूँगी उन सारे पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण ये बताना चाहती हूँ, मेरे पुराने अगर स्टूडेंट रहेंगे तो वे सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अगर नया है कोई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से अच्छे तरीके से और ऑथेंटिक जो भी स्टडी के रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल होगा मेरे पास, जो मैं खुद के नोट्स बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और आपके लिए मैं बहुत सारी मेहनत करके जो वीडियो बना रही हूँ, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में इंडिविजुअल डिफरेंस, मीनिंग एंड नेचर्स। उसे ही हम वैयक्तिक विभिन्नताएं, अर्थ एवं उसके स्वरूप को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में हम इस कंटेंट को लेकर आए हैं वैयक्तिक विभिन्नताएं या वैयक्तिक भिन्नताएं। इसे ही इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो छोटा सा चार्ट है वह चार्ट मैं आपके सामने बता रही हूँ। इसे जूम करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी इतना भी ब्लर नहीं है जितना आप मुझे बता रहे हैं। अच्छे तरीके से वह चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो मैंने चार्ट बनाया है उस चार्ट में अर्थ एवं स्वरूप है, परिभाषाएं हैं स्किनर, जेम्स ट्रेवर और टॉयले की। और उसके बाद है वैयक्तिक विभिन्नताओं के जो भी प्रकार बने हैं उसे भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। इस पर जो भी प्रश्न पूछेगा वो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। और इस में जो भी मैंने पार्ट्स के तौर पर बनाया है, देखिए अर्थ एवं स्वरूप, परिभाषाएं, उसके प्रकार, कारण, वैयक्तिक विभिन्नताएं जानने की विधियां और क्षेत्र में वैयक्तिक भिन्नताएं जो होती है उसे भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। यह सारा का सारा कंटेंट आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अब मैं इसे जूम करके बता देती हूँ। पहले अर्थ एवं स्वरूप इसको देखेंगे। इसे ही हम अंग्रेजी में मीनिंग एंड नेचर भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रकृति का नियम है कि संसार में
कोई भी व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कुछ समानताएं होती है और कुछ विभिन्नताएं या कुछ असमानताएं हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जुड़वा बच्चे शारीरिक बनावटी से एक समान दिख सकते हैं, परंतु जो उनकी स्वभाव, क्षमता, प्रतिभा, बुद्धि, शारीरिक और मानसिक क्षमताएं आदि में अंतर हो सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की विभिन्नता को ही वैयक्तिक विभिन्नता कह सकते हैं। वर्तमान में युग में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का बहुत महत्व है तथा इस प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने किया है। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर बनता है कि वैयक्तिक विभिन्नताएं होती क्या है, और इसका जो सबसे प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने किया था। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों एवं प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकता और वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारी परिभाषाओं को दिया गया है। अब हम दूसरा जो यहाँ पर वैयक्तिक विभिन्नताओं में जो टॉपिक है वह परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस है। डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस की जो भी डेफिनेशन स्किनर, जेम्स ट्रेवर और टॉयलर की जो भी परिभाषाएं हैं उसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्किनर का मानना है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। इनका कहना है कि जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती है व्यक्तियों में, उन सभी पहलुओं का मूल्यमापन किया जाता है, उसका मापन किया जाता है, यानी उसका जो भी समीक्षा होती है उसे किया जाता है। अब दूसरे जो विद्वान है जेम्स ट्रेवर के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर है जेम्स ट्रेवर, और जेम्स ट्रेवर जी का मानना है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों से मतलब भिन्न हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि दो जुड़वा बच्चे शरीर की दृष्टि से या शरीर की बनावटी से समान दिखते हैं, परंतु उनकी जो बुद्धि है, उनका जो स्वभाव है, उनकी जो शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है या बिहेवियर्स है उनके, वो अलग हो सकते हैं। यही जेम्स ट्रेवर बताना चाहते हैं। मतलब एक बच्चा गुणी भी हो सकता है, एक बच्चा अवगुणी भी हो सकता है। एक बच्चे का स्वभाव एकदम शांत हो सकता है और दूसरे बच्चे का स्वभाव एकदम क्रूर व्यवहारिक भी हो सकता है। इसका कहना है कि एक बच्चे दिखने में अगर दोनों सेम रहेंगे या समान रहेंगे तो उनके जो और सभी जो गुणधर्म होते हैं वह सारी की सारी समान नहीं हो सकती। टॉयलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नताओं को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। और सबसे सटीक टॉयलर की परिभाषा हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर टॉयलर ने शरीर के रूप, रंग यानी कोई भी इंसान अगर दो जुड़वा बच्चे हैं तो एक बच्चा रंग से गोरा हो सकता है, एक बच्चा रंग से सांवला हो सकता है, उसका आकार में भी भिन्नता हो सकती है। एक बच्चा बहुत ही मोटा भी हो सकता है, एक बच्चा बहुत ही पतला हो सकता है, या
या एक बच्चा ऊंचा हो सकता है और एक बच्चा दिखने के लिए छोटा भी हो सकता है। उनकी जो कार्य करने की गति होती है, दो बच्चों की जो जुड़वा होते हैं, एक बच्चा उस कार्य को बहुत जल्द ही ख़त्म करता है और दूसरा उसे ख़त्म करने में असमर्थ रह जाता है। और गति भी वैसे ही, और बुद्धि, ज्ञान, जो उपलब्धि है, रुचि, अभिरुचि होती है, आदि लक्षणों में जो भिन्नता देखने को मिलती है उसे ही वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में टॉयलर की जो परिभाषा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है और शिक्षार्थी के लिए जो अपनी योग्यताएं होती है, जो रुचियां होती है, जो प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, इस कारण ही एक विद्यार्थी, एक छात्र बहुत ही आगे निकल जाता है और दूसरा छात्र थोड़ा सा पीछे रह जाता है। यही कारण है कि व्यक्तियों में विभिन्नता। अब हम देखेंगे कि वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार। ठीक है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार में पहला है, भाषा के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता हो सकती है। यहाँ पर जो भिन्नताएं होती है, अन्य कौशलों की तरह ही भाषा भी एक प्रकार का कौशल है और प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की भिन्नताएं या भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, भाषा के आधार पर विभिन्नताएं या वैयक्तिक विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। उसी तरह लिंग के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यहाँ पर जो स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग हो सकती है, यह एक सटीक उदाहरण है इसका, जो लिंग के आधार पर वैयक्तिक भिन्नताओं को हम समझ सकते हैं। बुद्धि के आधार पर या बौद्धिक क्षमता के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता, यहाँ पर परीक्षणों के आधार पर ज्ञात हो जाता है कि व्यक्तियों की बुद्धि एक समान नहीं होती, वह बुद्धि अलग अलग प्रकार की हो सकती है। दूसरा है परिवार एवं समुदाय के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। यहाँ पर देखिए, मानव के व्यक्तित्व के विकास पर उसके परिवार एवं समुदाय का स्पष्ट प्रभाव पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। इसलिए समुदाय के प्रभाव को वैयक्तिक विभिन्नता से भी देखा जा सकता है। अगला जो प्रकार है, जाति से संबंधित। यहाँ पर देखिए, समाज में जितनी भी जातियाँ हैं एवं नस्ल संबंधी विभिन्नताएं देखने को मिलती है और इन्हें दूर करने के लिए व्यक्ति को पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों, पूर्वधारणाओं तथा नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना चाहिए। और यहाँ पर जो समाज में स्थित जातियाँ होती है उससे भी वैयक्तिक विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। अगला है, देखिए, संवेगों के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। यहाँ पर संवेगात्मक विकास बालकों में विभिन्नताओं के लिए होता हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर संवेगों का आधार लेकर हम वैयक्तिक विभिन्नता को समझ सकते हैं। अब देखिए, दूसरा है कि कुछ बालक शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जब टॉयलर जी ने शरीर के रूप, रंग, आकार और उनकी जो गति और बुद्धि, ज्ञान और उनकी जो रुचि होती है उसमें जो भिन्नताएं बताए हैं उन्होंने, वही मैंने एग्जाम्पल बताया था वहाँ पर कि बालक शांत स्वभाव का भी हो सकता है और कुछ बालक चिड़चिड़े या क्रोधित भी रहने वाले स्वभाव के होते हैं। अब हम देखेंगे कि धार्मिकता के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक है।
धार्मिकता के आधार पर हम व्यक्तिक भिन्नता को इस प्रकार समझ सकते हैं कि संसार का प्रत्येक धर्म सहिष्णुता, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, मानवता का पाठ सिखाते रहता है, लेकिन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों में धार्मिक आधार पर व्यक्तिक विभिन्नताएं उनके आचरण एवं व्यवहार से अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक जो धर्म है उस धर्म के जितने भी ग्रंथ है वह ग्रंथ हमें धार्मिकता यानी धर्म के संदर्भ में इंसान को किस तरह रहना चाहिए, इंसान में यानी मनुष्य में सहिष्णुता, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, मानवता आदि होना चाहिए, यही पाठ प्रत्येक धर्म का जो ग्रंथ होता है वह धर्म हर एक इंसान को सिखाते रहता है। परंतु धार्मिक आधार पर व्यक्ति विभिन्न विभिन्न जो भी भिन्नताओं के साथ आचरण एवं व्यवहार में अलग अलग तरीके से वह आचरण करते रहता है, तो उसमें हम यहाँ पर पता नहीं लगा पाते कि धार्मिक आधार पर व्यक्तिक भिन्नता होती है या नहीं। परंतु जो व्यक्ति प्रत्येक धर्म से जुड़ा हुआ होता है, उस एक व्यक्ति अगर हिंदू है तो हिंदुओं से जुड़ा रहेगा, तो वहाँ पर उसमें जो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ जो भी है भगवत गीता हमें सहिष्णुता, प्रेम, बंधुत्व और भाईचारा, मानवता का पाठ सिखाती है। यहीं पर हम व्यक्तिक भिन्नता को समझ सकते हैं। उसी तरह हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म जो भारत में जितने भी धर्म हमें देखने को मिलते हैं, उन सारे धर्मों में यही भाव सिखाया जाता है इंसान को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शारीरिक विकास के आधार पर व्यक्तिक भिन्नताएं। अब यहाँ पर शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, जैसे कि शारीरिक भिन्नता इस स्वरूप में हो सकती है कि किसी का रंग गोरा होता है, किसी का सांवला, किसी का रूप दिखने को सुंदर होता है तो दूसरा कुरूप हो सकता है, किसी का आकार बड़ा होता है, किसी का आकार छोटा होता है, किसी का भार ज़्यादा होता है, किसी का भार कम होता है, किसी का कद लंबा होता है और किसी का कद नाटा होता है यानी छोटा होता है। शारीरिक गठन भी उसी तरह होते हैं और लिंग भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि के कारण हम यहाँ पर शारीरिक विकास के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताओं को देख सकते हैं। अभिवृत्ति के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। अब इसमें बालकों की जो अभिवृत्ति के निर्धारण में पारिवारिक वातावरण का अधिक योगदान रहता है। यहाँ पर परिवार जो होता है बालक के संदर्भ में अपना कर्तव्य पूरा करता है। व्यक्तित्व के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में जो व्यक्तित्व के आधार पर वैयक्तिक भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, परंतु बालक अंतर्मुखी भी होते हैं और कुछ बालक बहिर्मुखी होते हैं। यानी यहाँ पर अगर सहज भाषा में समझेंगे तो कुछ बालक मन में रख कर चलने वाले होते हैं, कोई भी बात अगर उनके साथ घटित होती है तो वह सारी घटना जैसे कि वैसे वह किसी को नहीं बताएंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे उसके संदर्भ में। लेकिन कुछ जो बालक होते हैं वह मन में नहीं रख के लेते और वह सारी की सारी बातें डायरेक्टली बता देते हैं। और जो अभी अंतिम प्रकार बचा है गत्यात्मक कौशल्यों के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं। इसमें कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर पाते हैं और जबकि कुछ अन्य लोगों में यह कुशलता हमें दिखाई नहीं देती। मैंने पहले ही बताया है कि एक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ता जाता है और एक स्टूडेंट होता है वह आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटता रहता है, क्योंकि जब वह स्टूडेंट ग्रहण करता है नॉलेज तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट जल्द से जल्द ग्रहण कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट को वक्त लगता है। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि
वैयक्तिक विभिन्नताएं होने के कारण मतलब इंसान के बुद्धि का विकास, इंसान की शारीरिक सृष्टि संरचना, इन सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है यहाँ पर। इस कारण हम वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट या कौन सा छात्र कितना पढ़ सकता है, वह कितना सुंदर है, वह कितना कुरूप है, उसका कद कितना मोटा है या उसका कद कितना बड़ा है। यह सारी की सारी चीज़ें इसमें निहित है। अब हम देखेंगे वैयक्तिक विभिन्नता के कारण यानी रीजंस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ना। ठीक है, अब वैयक्तिक विभिन्नता के जो भी कारण बनते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण देखिए 5 कारण हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो कारण है, ठीक है, वंशानुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारण वंशानुक्रम को माना गया है। गाल्टन कहते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है उसके परिवार से होता है, और परिवार का जो भी वंश होता है वो सालों से चलते आने वाला जो क्रम है, मतलब दादा परदादा और आगे पापा बड़े पापा, इसी प्रकार जो हमारे जो भी वंशावली होती है उससे व्यक्तित्व का जो व्यक्ति का जो व्यक्तिगत मतलब जुड़ाव होता है वह अपने परिवार से होता है, वंश से होता है। दूसरा देखिए वातावरण और परिवेश से। वातावरण या परिवेश में वातावरण के कारकों के द्वारा भी बालकों में अंतर पाया जाता है, और ऐसा कहा भी जाता है कि जिस प्रकार का पारिवारिक या सामाजिक वातावरण होगा बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी वैसे ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब बालक अपने परिवार से मतलब परिवार में जो भी सीखता है वही वह आगे क्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। आयु एवं वृद्धि, आयु एवं बुद्धि या वृद्धि। बालक की आयु एवं बुद्धि में वृद्धि होने के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास भी होते रहता है, और इसी कारण विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता आती रहती है। परिपक्वता सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसका, इंडिविजुअल डिफरेंस का। और यहाँ पर देखिए परिपक्वता एक ऐसी स्थिति होती है यानी ऐसा स्टेज होता है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के करने में स्वयं को सक्षम पाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी अध्येता वह कार्य करने के लिए समर्थ रहता है। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक बालक तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह सीखने के लिए तैयार न हो या परिपक्व न हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परिपक्वता और अपरिपक्वता में अंतर हमें देखने को मिलता है। अपरिपक्वता का तात्पर्य यह है कि क्योंकि बालक जब तक वह सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा तब तक वह सीखना नहीं चाहेगा, परंतु एक बार अगर बालक प्रेरित हो जाता है सीखने के लिए तो उसे रोकना संभव नहीं है। मतलब उसकी जो बुद्धि है वह परिपक्व हो गई है, इसी का अर्थ है। लैंगिक विभिन्नताएं, लैंगिक विभिन्नताओं के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे कि वैयक्तिक विभिन्नता जानने की जो विधियां हैं उन विधियों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को जानने के लिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, मनोवैज्ञानिकों ने जो वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए अनेक विधियों का प्रतिपादन किया है, और उसमें ये 6 विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर जो अध्येता होता है या बालक होता है उसके बुद्धि का परीक्षण
किया जाता है, उसकी जो उपलब्धि होती है, ठीक है, मतलब उसके पास क्या उपलब्ध है उसका परीक्षण किया जाता है, उसने क्या पढ़ा है, उसे क्या आता है और क्या समझता है, यह सारी स्थितियों का परीक्षण इस उपलब्धि परीक्षण में किए जाते हैं। उसके जो संवेगों के संदर्भ में परीक्षण किया जाता है और अभिक्षमता का परीक्षण यहाँ पर किया जाता है। बालक की जो अभिक्षमता होती है वह किस में है, वह क्या कर सकता है, ऐसे प्रश्नों का जो यहाँ पर जांच किया जाता है। उसकी अभिरुचि, यानी बालक की जो अभिरुचि होती है, वह क्या सीखना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसे क्या बनना है, वह क्या करना चाहता है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर या ऐसे प्रश्नों का परीक्षण, बालकों का जो परीक्षण इस अभिरुचि परीक्षण में किया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण, यहाँ पर बालक के व्यक्तित्व का भी परीक्षण इस विधि के माध्यम से किया जाता है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नता, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन एजुकेशन फील्ड। यहाँ पर देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस इन एजुकेशन फील्ड में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो पॉइंट है शिक्षा का स्वरूप। इसमें जो विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नेचर ऑफ एजुकेशन, कहते हैं हम इसे ही शिक्षा का स्वरूप। मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है यानी बल देता है कि बालकों की रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं आदि में अंतर होता है, यानी बालकों की जो रुचियाँ होती है, क्षमताएँ होती है और योग्यताएँ होती है, उसमें अंतर 100% होता ही है और सभी बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन सर्वतः अनुचित माना जाता है। यहाँ पर देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर देखिए कि कुछ बालकों की जो बुद्धि का विकास होता है और कुछ बालकों के बुद्धि का विकास नहीं होता है। तो जिन बालकों के बुद्धि का विकास नहीं होता उनके लिए एक विशेष स्कूल या विशेष कॉलेज या विशेष शिक्षण संस्था की स्थापना की गई होती है और वहाँ पर जिन बालकों के बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, ऐसे बालकों को रख कर उन्हें पढ़ाने की कोशिश की जाती है। उनमें बहुत सारे बदलाव लाए जा सकते हैं उस शिक्षा संस्था के द्वारा। अब जिन शिक्षार्थियों के बुद्धि का अच्छे से विकास हो जाता है उनके लिए अलग संस्थाएं होती है, अलग उनका शिक्षण का क्षेत्र होता है, अलग से उन्हें सिखाया जाता है। और यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि बालकों की जो रुचियाँ होती है, जो क्षमताएं होती है और जो योग्यताएं होती हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर भेद हमें देखने को मिलता है। और अतः सभी बालकों के साथ ही, ठीक है, समान शिक्षा योजना यहाँ पर अनुचित है, ठीक है। सच है कि यहाँ पर सभी के लिए एक जैसी ही शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने अभी एग्जाम्पल बता दिया है कि बालकों के बुद्धि के विकास के संदर्भ में, ठीक है। और इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए मंदबुद्धि, पिछड़े हुए बालक तथा शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। मैंने अभी इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं और अतः एक शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आया ये 2 पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, कक्षा का जो आकार होता है उसे तय करने में भी वैयक्तिक विभिन्नता का ज्ञान विशेष सहायक होता है। यदि कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमज़ोर हो तो कक्षा का आकार कम होना चाहिए। अगर बालक समझने में अगर कमज़ोर है और कक्षा का जो आकार है बड़ा अगर हो जाता है तो वहाँ पर बालक
उस जगह अपने कमजोरियों को दर्शाने में संकोच करता है और वह प्रदर्शित नहीं कर पाता है कि वो उसका जो समझने की क्षमता होती है, उसकी समझने की क्षमता होती है, वह अच्छे से समझ नहीं पाता और अच्छे से ध्यान दे नहीं सकता। और उसी के साथ ही अगर कक्षा का आकार बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर जो अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, उनका जो भी दृष्टिकोण होता है कक्षा में जो बच्चे होते हैं उसके संदर्भ में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर डालता है और इसके अनुसार ही बालकों की जो आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम पॉइंट है, इसमें जो बचा हुआ पॉइंट है, ठीक है, वो है, देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सिलेबस इसे ही कहते हैं। पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं विकास में भी वैयक्तिक विभिन्नता की प्रमुख भूमिका हमें देखने को मिलती है। बालकों की जो आयु, कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए एक अलग प्रकार का पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, जो उन्हें अलग अलग प्रकार से लागू भी किया जाता है। जैसे कि बच्चों की जो पुस्तकें अधिक चित्रमय एवं रंगीन होती है, वैसे ही जो स्टूडेंट महाविद्यालय में जाने वाले होते हैं उनकी जो भी पुस्तक होते हैं उसमें किसी भी प्रकार के रंगीन चित्रों का प्रयोग या अच्छे से वहाँ पर जो छोटे बच्चों के लिए जैसे उनके किताबों को अगर देखेंगे तो रंग रंगों से भरा हुआ, ऐसे फूलों से, लदों से, ऐसे बहुत सारे जो स्केच है उसे देखते ही वह समझ जाता है। उसी प्रकार के किताब महाविद्यालय के जो छात्र होते हैं उनके किताबों में हमें देखने को नहीं मिलता। इसी के कारण यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि पाठ्यक्रम का जो निर्धारण होता है वह हर एक स्तर पर अलग होता है और हर एक स्तर पर भिन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है यहाँ पर हमें, ठीक है, देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर कक्षा 5वीं के बच्चे का किताब अलग होता है, वही छठे कक्षा का जो बच्चे का किताब होता है वह अलग होता है। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जैसे स्टूडेंट बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनके किताबों में भी बदलाव आने लगते हैं और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होता है उसका स्तर भी आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि जो पाठ्यक्रम कक्षा 5वीं में था वही पाठ्यक्रम 10वीं में नहीं हो सकता, वही पाठ्यक्रम 12वीं में भी नहीं हो सकता। उसी तरह अगर बच्चे का विकास हो रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, उसकी कक्षा बढ़ रही है, उसके अनुसार ही उस पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है और उस पाठ्यक्रम में बदलाव होते रहते हैं। क्योंकि उसके बुद्धि को ध्यान में रखकर, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर, उसकी रुचियों को ध्यान में रखकर, उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखकर उस पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो में हम शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक तत्व और शिक्षण सहायक सामग्री, उसी के साथ हम जो अंतिम पॉइंट्स थोड़े बचे हुए हैं उसे ही एक दो तीन वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक पे अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इसकी PDF डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जैसे हमने जो डिसाइड किया था टारगेट GRF, तो उसे हम पूरा
करके रहेंगे। तो फास्ट रिवीजन कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है, और उसी के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक पर जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मुझसे, वह सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आऊँगी। तो दोस्तों चलो अगले वीडियो तक बाय बाय।